नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। एक रिपोर्ट कहती है कि 1 मिनट में 40 लोग अपनी हंसती खेलती जिंदगी अपने हाथों से ही खत्म कर देते हैं। और पिछले दिनों भारत में कोटा से लेकर दिल्ली तक छात्रों के सुसाइड की जो खबरें आईं, उसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। माता पिता के होश उड़े हुए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर छात्र सुसाइड जैसे घातक कदम क्यों उठा रहे हैं? आखिर छात्रों के मन में आत्महत्या का विचार कैसे आ रहा है? क्या माता पिता की उम्मीदों का बोझ और समाज के ताने इसके लिए जिम्मेदार हैं, या फिर अच्छे नंबर लाने के प्रेशर में छात्र ऐसा कदम उठा रहे हैं और अपनी हंसती खेलती जिंदगी को खत्म कर रहे हैं? तेजी से बढ़ रही इस कम्युनिटी में जिस तरीके के इश्यूज दिख रहे हैं, कैसे इसे रोका जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में छात्रों के लक्षण क्या है, आज देश के जाने माने डॉक्टरों को सुनिए। इसीलिए हमने आज ये टॉपिक चुना है, क्योंकि इस वक्त जगह जगह एग्जामिनेशंस हो रहे हैं और ऐसे में बच्चों के साथ साथ माता पिता भी टेंशन में हैं। हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हैं। तो सबसे पहले आपको परिचय करा देते हैं। डॉक्टर दीपक रहेजा देश के जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं। मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है। मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। मानसिक समस्याओं को लेकर जाना माना नाम है। डॉक्टर अरुणा ब्रूटा देश विदेश में प्रख्यात साइकोलॉजिस्ट हैं। 40 साल से मेंटल हेल्थ पर काम कर रही हैं। बच्चों और महिलाओं से जुड़ी मानसिक समस्याओं पर काम किया है। कई अवार्ड से इन्हें भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कमालिका बनर्जी द लाइट मिशन की सह संस्थापक है। यूथ की ये जो चुनौती है उसको देखती हैं और उनको ट्रेनिंग करती हैं। आईआईटी दिल्ली से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की हुई है। तो ये तमाम जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इसलिए महत्वपूर्ण दिन है तमाम माता पिताओं के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जिस तेज़ी से ये सुसाइड अटेम्प्ट बढ़ रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे भविष्य में इस तरीके की परेशानी दिख रही है तो आज हमने सही कदम नहीं उठाया, चाहे वो समाज के लेवल पे हो, चाहे वो माता पिता हो, अगर वो सही समय पर कदम नहीं उठाते हैं तो भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो बहुत स्वागत है हमारे तमाम जो गेस्ट हैं उनका। और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी डॉक्टर अरुणा ब्रूटा का। बहुत स्वागत है मैम आपका। और जिस तरीके से हमने ये टॉपिक उठाया है, चूंकि मौका जिस तरीके का है कि एग्जामिनेशंस हर जगह हो रहे हैं, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों में लगे हुए हैं। बच्चे तो प्रेशर में हैं ही हैं, पेरेंट्स भी प्रेशर में हैं। लेकिन जिस तरीके के आंकड़े हैं कि एनसीआरबी कहती है कि 2021 में 884 बच्चों ने सुसाइड किया जिनकी उम्र 18 से नीचे थी, जो कि टोटल सुसाइड का 1% है। ये 1% भी बहुत है ज़्यादा। ऐसे में सबसे बड़ी क्या समस्या आपको दिखाई पड़ती है और क्या जो ये समस्या है वो आने वाले समय के लिए कितनी बड़ी और परेशानी बन जाएगी? पल्लवी जी, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। लेकिन आपने जो कहा उसको मैं थोड़ा चेंज कर दूं। पेरेंट्स अब परेशान है, बच्चे तो हैं ही। बच्चों को किसने परेशान किया? बच्चों की उम्र आज मत देखिए, बच्चों की उम्र देखिए जब वो नर्सरी क्लास में थे तो कई पेरेंट्स ऐसे थे जो जा के टीचर्स से बहस भी करते थे, झगड़ा भी करते थे कि हमारे बच्चे को सारी एक्टिविटीज में ओ क्यों नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग। ये बच्चा सुनता है और वो सोचता है कि जब तक मैं आउटस्टैंडिंग नहीं बनूंगा मैं अपने पेरेंट्स की नजरों में अच्छा नहीं माना जाऊंगा। ये पहला रीजन है। तो कहानी नर्सरी क्लास से स्टार्ट होती है। उसके बाद आप आ जाइए तीसरी चौथी और फिर मैं जंप करके 10th एंड 12th में आऊंगी कि आपके नंबर 2 यहाँ कैसे कम हो गए, वहां कैसे कम हो गए, हमारी नाक कट गई, चाचू का बेटा अव्वल आ गया, आप अव्वल नहीं आए। तो वो सोचता है कि मैं तो बेकार हूँ, जीने की क्या जरूरत है, इतना पढ़ता हूँ, इतनी ट्यूशंस लेता हूँ, खेलने में भी पाबंदी होती है, इतने बजे आ जाना घर और पढ़ाई ठीक से करना, रिवाइज करना, एक नंबर की केयरलेस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कहानी वहां से शुरू हुई नर्सरी से जा पहुंचती है 12th में।
हमारी नाक मत कटवा देना। एक तो हिंदुस्तान में लोगों की नाक बड़ी जल्दी कट जाती है, और उसके बाद बच्चा महसूस करता है कि पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया। उसकी वजह से इनसिक्योरिटी इन लाइफ, नॉन कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी एंड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड टॉप इम्पोर्टेंस टू कंपटीशन। तो बच्चे को कंपेटिटिव पेरेंट्स ही बनाते हैं। मैं कहती हूँ कि आप उसे अच्छा करवाइए, लेकिन ये धमकी मत दीजिए कि तू अच्छा बच्चा नहीं है, ये धमकी मत दीजिए हमारी नाक कट जाएगी। तेरे पापा कैसे कमा के लाते हैं और ट्यूशनों में लगाते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में लगाते हैं कि वो बहुत बोझ तले आ जाता है। जब एक भी मंथली टेस्ट होता है या वीकली टेस्ट होता है जिसमें नंबर कम आते हैं, तो बच्चे का मन करता है इतना पढ़ लिख के अगर इतने कम नंबर आए हैं तो जीने की क्या जरूरत है। यानी आप कुल मिलाकर कहीं ना कहीं माता पिता का जो प्रेशर होता है उसकी तरफ संकेत कर रही हैं कि अगर थोड़ा सा टीचर्स का भी। जी, तो बिल्कुल देखिए, थोड़ा सा टीचर्स का भी कहीं ना कहीं यही बात है कि ये शुरुआत अगर घर से हो रही है, समाज से हो रही है, और ये प्रेशर अगर बच्चे पे आता है तो इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। तो ऐसे में मैं समझना चाहूँगी आपसे ही कि किस तरीके से इसको टैकल किया जाए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का ये मानना है कि हम अपने बच्चों को कुछ कहते भी नहीं हैं, ना हम प्रेशर देते हैं, बावजूद इसके बच्चे प्रेशर में होते हैं। टीचर भी कई बार कहती हैं हम भी प्रेशर नहीं डालते हैं। तो ये जो पढ़ाई को लेकर के जो एंजाइटी बच्चों में डेवलप हो रही है, उसका बड़ा कारण तो आपने बताया, लेकिन और क्या ऐसे कारण है जिससे कि बचा जा सकता है? तो ये सिर्फ एंजाइटी बन के रहे तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन सुसाइड तक कैसे पहुंचे हम ये नहीं देखते कि फैमिली हिस्ट्री में कोई इस तरह के केसेस हैं जिन्हें मूड स्विंग्स हैं, जो मेनिया में आ जाते हैं, जो बहुत जल्दी मूड को काबू नहीं कर पाते। उनको अगर हम डायग्नोज करें तो हम ये देखते हैं कि जेनेटिक हिस्ट्री भी होती है। कई बच्चे हैं जिनके नंबर नहीं आते, सब सुसाइड नहीं करते, वो करते हैं जिनकी प्री डिस्पोजिशन है। प्री डिस्पोजिशन है मतलब कुछ करने की गलत या कुछ होने की गलत संभावना है। तो मैं कहती हूँ अगर आप देखें, किसी को गुस्सा बहुत आता है और प्यार भी बहुत आता है। कोई व्यक्ति जो है वो जल्दी एंजाइटी में आकर और बहुत सिगरेट या ड्रग्स लेने लग जाता है। चाचू है, दादू है, नानू है, ताऊजी है, मामू है, तो उसमें जेनेटिक हिस्ट्री का भी रोल होता है। बिल्कुल। तो इस तरह से जो मैं पहले आपको साइकोलॉजिकल कारण बता रही थी, उन कारणों से तो फिर सब बच्चों को सुसाइड करनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि इन्हें गिने करते हैं? तो वहां पे हम देखते हैं माहौल क्या है, वहां पे हम देखते हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कितना है, लेकिन सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि जेनेटिक हिस्ट्री का क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या इस बच्चे को दवाई की जरूरत है? तो जैसे ही मैं दवाई का भी नाम लेती हूँ या मनोचिकित्सक के पास जाओ उसका भी नाम लेती हूँ, तो लोग कहते हैं पागल थोड़े ही है, ये तो पंडित को दिखा देंगे, थोड़ा झाड़ा करवा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। 4 बार प्यार सोशल स्टिग्मा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या भी है, और शायद इस वजह से ये डिटेक्ट कर पाना भी कई बार इसलिए मुश्किल हो जाता है। और इसी बीच में मैं इसलिए जोड़ना चाहूँगी आपको डॉक्टर दीपक रहेजा, जिस तरीके से इन्होंने जिक्र किया कि जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन ये माँ बाप को समझना बहुत मुश्किल है कि बच्चा जो है इस समस्या से गुजर रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का ये कहना है कि अगर बच्चा बहुत चंचल है, वो पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, तो कई बार उसको डांट पड़ती है, कई बार पिटाई भी करनी पड़ती है, कई बार ये कहना भी पड़ता है, लेकिन उनका उद्देश्य ये होता है कि बच्चा पढ़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस तरीके के प्रेशर डालते हैं जिससे कि बच्चा इस तरीके के कदम उठा ले। तो ये मैं यहाँ समझना चाहूँगी कि जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे समझे जा सकते हैं, और कैसे माता पिता शुरू से ही इस बात का ख्याल रखें कि पढ़ाई की वजह से बच्चों में डिप्रेशन ना पैदा हो रहा हो। देखिए पल्लवी जी, ये बहुत अहम टॉपिक आपने चुना। ये तो माहौल बन रहा है, हाल ही में हमने देखा कि सुसाइड की जो बच्चों में गिनती है वो बढ़ती जा रही है, और जैसे
डॉक्टर अरुणा बूटा भी कह रही थी कि कुछ खास बच्चे हैं जो कि ज्यादा वल्नरेबल होंगे, लेकिन इन बच्चों को जब एक ऐसे माहौल में दिया जाता है जहाँ पे समाज का प्रेशर है, माँ बाप का प्रेशर है, आप एक ऐसी ऐसी एक लेबोरेटरी में एक सिंथेटिक एनवायरनमेंट में डाल देते हैं जहाँ पे बच्चा ये नहीं समझता कि वो कितना जानता है, वो ये देखता है कि वो कितना नहीं जानता। पड़ोस का जो बच्चा है, साथ बैठा बच्चा है, वो कितनी पढ़ाई कर रहा है, कहीं उसका आत्मविश्वास जो है वो खंडित होता चला जाता है। और उनमें से कुछ बच्चे जब पूरी स्थिति से अपने आप को संभाल नहीं पाते तो कहीं ये भाव आने लगता है कि जीना शायद वर्थ नहीं है। एंड व्हाट रियली देन हैपेंस इज कि माँ बाप की महत्वाकांक्षाओं का, ख्वाहिशों का बोझ जो है बच्चे के कंधे पे जब डलता है तो कहीं वो अपने आप को इनएडिक्वेट महसूस करने लगता है, ये महसूस करने लगता है कि कहीं अगर ये ना हुआ तो प्लान बी तो कहीं है ही नहीं। आप बात सिर्फ वही करते जा रहे हैं कि आपको जब जब 20 साल पहले बात होती थी कि डॉक्टर, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाइए, आज उसको बढ़ा के आपने उसके अंदर आईएएस और सिविल सर्विसेज को इतना बड़ा ओहदा दे दिया, आईआईटी को इतना बड़ा ओहदा दे दिया, जहाँ की हम बच्चों को ये एहसास कराने से भूल जाते हैं कि आज हम डिग्निटी ऑफ ऐसे युग में हैं, ऐसे समाज में हैं जहाँ डिग्निटी ऑफ वोकेशन है। आप ऐसे ऐसे शायद आप एक न्यूज एंकर हैं, बुरा ना मनाइएगा, मुमकिन है आपकी सैलरी मेरे से ज्यादा हो और ये बहुत बढ़िया है, एक प्रोग्रेसिव समाज को दर्शाता है। तो हमें किसी भी प्रोफेशन को बहुत इज्जत से देखना है और हमेशा जीवन में प्लान बी लाना है। ये जो गलिबल बच्चे हैं कहीं ये ऐसे संकेत देने लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो इम्पल्सिव है, पर यूजुअली वो इम्पल्सिव नहीं होता। वो अपने आप को एकाकीपन में जाने लगते हैं, बंद कमरे में ढाल लेंगे, कहीं खान पान सोने के रवैये में बदलाव होने लगेगा। बच्चा या तो बहुत झुंझलाने लगेगा या अपने आप को बहुत खामोश महसूस करने लगेगा, सोशल आउटिंग्स पे नहीं जाएगा, माँ बाप महत्वपूर्ण से जानकारी कट ऑफ ये हो दे रहे हैं जाएगा। और इस जानकारी को हमारे दर्शक बिल्कुल ध्यान से सुने क्योंकि ये सिम्टम्स हैं और मुझे लगता है जितने भी देश में माता पिता हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है कि आपके बच्चे जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और उनमें बिहेवियरल चेंज आ रहा है तो वो कहाँ संकेत दे रहा है। इसलिए डॉक्टर दीपक रहेजा आगे आप जारी रखें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चे को इनकरेज करें, लेकिन सिर्फ जिस चीज की वो तैयारी कर रहा है उसको अपने जीवन का एक बिल्कुल अंतिम चरण ना मान लें कि अगर ये ना हुआ तो मेरे जीवन में प्लान बी क्या है। जो शायद मेरे ख्याल से एजुकेशन का एक मूल आधार था कि एजुकेशन का अर्थ था नॉलेज को, ज्ञान को लेना और फिर बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। लेकिन बीते सालों में अगर मैं समझना चाहूँ डॉक्टर रहेजा कि सुसाइड के केसेस में खास करके अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं जिसमें 18 साल की उम्र तक की अगर हम बात कर लें तो ये बढ़ोतरी ही हुई है, इसमें कमी नहीं आई है, जबकि एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव भी लाया जा रहा है जिसका असर हमें कुछ दिन बाद दिखेगा बेशक, लेकिन पॉलिसी में बदलाव लाना क्या ही एकमात्र उपाय हो सकता है कि ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं या जो सुसाइड हो रहे हैं उसको कम किया जा सकता है? जी नहीं, मतलब देखिए, आप जो एजुकेशन की प्रणाली है उसमें आप अगर बदलाव लाते हैं तो वो एक डेफिनेटली एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, लेकिन दैट कैन नॉट बी द ओनली स्टेप। आपको दोनों ही रूप से, टॉप डाउन और बॉटम अप, बच्चे के आत्मविश्वास को मजबूत आपको बनाना होगा। आपको कहीं ना कहीं उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन को मजबूत करने में मदद करनी होगी और कम्युनिकेशन चैनल को उसके साथ बनाए रखना पड़ेगा। देखिए, इतना स्टिफ कंपटीशन है, थोड़ी पोस्ट हैं, ज्यादा बच्चे तैयारी करते हैं, सारे बच्चे उस पर्टिकुलर इम्तिहान में पास नहीं होंगे, उसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो बच्चे को हमेशा विकल्प दे के रखना विकल्प बहुत जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमेशा बच्चों को विकल्प देकर रखें, ये नहीं कि बच्चों से ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं यही करना है, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ये बहुत ज़रूरी और बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बिल्कुल कमलिका बनर्जी, मैं आपको जोड़ना चाहूँगी।
और जिस तरीके से दोनों एक्सपर्ट्स ने कहा, आपने सुना ही माता पिता, और बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रेशर है स्टूडेंट्स पे और इस वजह से इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया का ज़माना है और हमेशा फ़ोन पे लगे रहते हैं, और ऐसे में कई बार माता पिता को डराना भी पड़ता है, कई बार धमकाना भी पड़ता है ताकि बच्चा डरे और उनकी बात सुने। लेकिन आप चूँकि खुद IIT से PhD कर चुकी हैं और जिस तरीके से यंगस्टर्स पे आप काम कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं, आप क्या देखती हैं परेशानी उनके बीच? देखिए, सबसे पहले तो हमें पेरेंटिंग से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। हमें पहले ये सोचने की बात है कि हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे जनरेशन के जो हमारे पेरेंट्स रहे हैं, उन्होंने हमारी कैसी अपब्रिंगिंग की, उन्होंने क्या पेरेंटिंग वैल्यूज लाए। उस जमाने में वैल्यू बेस्ड पेरेंटिंग हुआ करती थी कि उनके जो पेरेंट्स थे, और तब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, तो एक बहुत ही था कि वो वैल्यूज़ कंटिन्यू करना है, हम लोगों का जो बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम जो है उसको प्रोपोगेट करना है आगे। अब आज का जो जनरेशन है, जो हमारे जनरेशन के इस जनरेशन के जो करंट पेरेंट्स हैं, उनके साथ हो गया है एक कंज्यूमरिज्म बेस्ड पेरेंटिंग कि बच्चा अगर कहेगा मेरे को खिलौना चाहिए या जो भी चाहिए, वो बच्चा मांगता रहेगा और पेरेंट्स देते जा रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ एक कंज्यूमरिज्म एटीट्यूड आ गया है अभी के पेरेंटल एटीट्यूड्स में। उसके ऊपर सोशल मीडिया आ गया और वीडियो गेम्स आ गए। अब वीडियो गेम्स में क्या हो रहा है? गेम्स हो रहे हैं पबजी में क्या कर रहा है बच्चा? हेडशॉट ले रहा है और उसके 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं। मतलब आप बच्चे को सिखाना क्या चाह रहे हैं कि गोली मारिए? एक छोटे से 7-8 साल के बच्चे को आप मर्डर या गोली मारना सिखा रहे हैं। अब ठीक है, वो असली जीवन में तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन आप ये समझिए कि इसका एक साइकी और साइकोलॉजी डिफरेंस क्या पड़ रहा है। वो एक रूथलेस, एक बहुत ही खड़ूस टाइप का बच्चा बने जा रहा है, और एक डिमांडिंग, मतलब उसका एक एटीट्यूड जो हो रहा है जीवन का, कहाँ प्यार और कंपैशन में जाना चाहिए, वहाँ बन रहा है डिस्ट्रॉय करने का। पहले वो डिस्ट्रॉय कर रहा है रिलेशनशिप्स की। एक छोटा बच्चा है, मम्मी को डिमांड करेगा मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, मेरे फ्रेंड को मिला है मेरे को ये क्यों नहीं मिल रहा। आजकल मैंने देखा है बर्थडे केक्स के लिए कंपैरिजन हो रहा है, अरे उसका केक बर्थडे पे बड़ा था, ये पीयर प्रेशर है, हमारे ये पीयर प्रेशर है। और ये पीयर प्रेशर शायद कहीं ना कहीं बच्चों में जिस तरीके से डेवलप होता जा रहा है वो बहुत ही ख़राब स्थिति में लेकर जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर और भी समझना चाहूँगी आपसे कि जाहिर तौर पर उस वक्त माँ बाप को लगता है अच्छा हमारा बच्चा खुश है, एंजॉय कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। तो इसीलिए मैं यहाँ समझना चाहती हूँ कि बच्चे को लेकर के माँ बाप जो हैं वो किस तरीके की सतर्कता दिखाएं। टीचिंग अगर हम बात करें तो टीचिंग में किस तरीके के बदलाव होने चाहिए? क्या स्कूल को भी मस्ट कर देना चाहिए कि मेंटल हेल्थ की पढ़ाई नर्सरी से ही शुरुआत कर दी जाए उसकी? नहीं, आप मेंटल हेल्थ एक बच्चे को समझाएंगे क्या कि मेंटल हेल्थ क्या होता है? उसका खेलने कूदने का समय है। उसको पहले तो जितना उसकी जो एनर्जी है, एक बच्चा बहुत खुश रहता है, बहुत एनर्जी रहती है, उसको बस उस फिजिकल एक्टिविटी में डालिए कि वो कितना बाहर जाके बच्चों के साथ खेले, नेचर के साथ खेले, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट ले, स्पोर्ट्स में पार्ट ले। और बच्चे को पेरेंट्स को टेस्ट करवाना चाहिए कि वो किस में अच्छा है। कोई डांस में अच्छा हो, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में अच्छा हो, कोई स्पोर्ट्स, टाइकोंडो, एटसेट्रा एटसेट्रा, इतने सारी ऑप्शंस हैं, उस पे ट्राई करें। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और तमाम जो हमारे इस वक्त गेस्ट जुड़े थे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, बताया कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से इसमें सुधार लाया जा सकता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। उम्मीद है हमारे देश के भविष्य और बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। देखते रहिए इसके लिए न्यूज़ 24, जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ, क्योंकि इसी तरीके के टॉपिक्स हम लगातार हर रविवार 3 बजे आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।